Hello everyone, I'm Amit. Welcome back. In this topic, we people will discuss about the making of nationalism in Europe. कि यूरोप में जो नेशनलिज्म था ये स्प्रेड कैसे हुआ, बना कैसे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूरोप के जो कंट्रीज थे, इन कंट्रीज का जो फॉर्मेशन था ये कैसे और कब हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी, रीजन्स क्या थे, कोजेज क्या थे और उसका इम्पैक्ट और रिफ्लेक्शन क्या हुए। आज जो यूरोप के जो कंट्री देख रहे हैं प्रेजेंट में, ये पहले ऐसे नहीं थे। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि इंडिया जो 1947 से पहले था, 1947 से पहले इंडिया कैसा था। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स किंगशिप के बेस पर थे कि जो रॉयल्टी, जो रॉयल परिवार थे, जो राजा लोग थे, उनके अलग अलग स्टेट थे, उनके अलग अलग रूल्स थे और एक दूसरा अपने टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए ट्राई करते रहते, वॉर चलते रहते। यही वहाँ पर यूरोप में था। यहाँ पर यही करेक्ट जो 18th सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो वो वाले आपको नेशनल स्टेट नहीं मिलेंगे जो हम आज देख रहे हैं। आज हम जिनको जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जान रहे हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। ये किस में डिवाइड थे? किंगडम, डैचीज एंड कैंटन। किंगडम, डैचीज एंड कैंटन ये क्या होता है? किंगडम तो मतलब राजाओं की राजधानियाँ होती थी। डैचीज का मतलब कि एक जैसे पूरे कंट्री में होता है ना, ड्यूक नाम क्या लगा देते थे एज ए राजा। ड्यूक जो ड्यूक के जो अंडर में जो रहता था वो डैचीज थे, और कैंटन भी टेरिटरी। एक्चुअली सिंपल सा ये मान सकते हैं कि ये अलग अलग पार्ट थे, अलग अलग टेरिटरीज थी जो राजाओं के अंडर में थी, और वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। ये ऐसे डिवाइड थे। ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप की बात करें, रशिया साइड का जो पार्ट है वो, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्क के अंडर में था। मतलब मोनार्की थी। यहाँ पर लोग अपना मोनार्की मतलब जो एब्सोल्यूट, जो मैक्सिमम पावर किसी एक पर्सन के पास थी, पब्लिक का उसमें कोई रोल नहीं था, कोई वहाँ पर उनको इक्वलिटी नहीं थी, राइट्स वगैरह नहीं थे। एब्सोल्यूट मोनार्क के पास जो टेरिटरी जो उनकी थी, उनमें डाइवर्स लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। तो डाइवर्सिटी थी बहुत तरह की। मैक्सिमम लोग क्या सोचते थे, उनकी कोई कलेक्टिविटी आइडेंटिटी नहीं थी कि हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग एक नहीं है, ऐसा उनका सोचना था। उनका मानना था कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक नहीं है, हमारी कल्चर अलग है, हम सब एक नहीं हो सकते, वैसा मानते थे। वो लोग मैक्सिमम टाइम क्या सोचते थे कि उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, और उनके जो कास्ट और जो उनके एक्चुअली जो हम बोलते रेशियल जो उनके ग्रुप थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट थे। अब यहाँ पर वो वहाँ के लोग मैक्सिमम अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हैब्सबर्ग। ये एक डायनेस्टी थी। हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी थी उसका रूल ऑस्ट्रिया और हंगरी के एरिया में था। ऑस्ट्रिया हंगरी जो आज प्रेजेंट के हैं ये, इसके अलावा भी इसके आसपास के जो एरियाज थे वो भी इसी के अंडर में आते थे। ये क्या था कि ये बहुत सारे रीजन और बहुत तरह के लोगों का ये एक मिला जुला सा रूप था। मतलब जो हैब्सबर्ग में रहने वाले जो लोग थे, इसमें अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोगों को उसने अपने अंडर में लिया हुआ था, हैब्सबर्ग डायनेस्टी ने। और ऐसा यहाँ पर इसने क्वेश्चन बना रखा है, कई बार आता पूछा हुआ एक दो बार, जैसे पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। क्योंकि इसमें अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जो उनकी आइडेंटिटी थी उसके लोगों को उसने एक साथ कर रखा था, इसलिए इसको पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल बोला। जो हम पढ़ेंगे क्या क्या पैचवर्क मतलब अलग अलग, जैसे जो पैचवर्क का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि रोड टूट गया, रोड के ऊपर जो लगा था ना गड्ढा भरने के लिए, इस टाइप का सिस्टम था कि अलग अलग टाइप के लोगों को इकट्ठा कर रखा था उसने। अब ये कह रहा है कि इसमें जो ये एरिया टिरोल एरिया है, ये अल्पाइन क्षेत्र का टिरोल, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, ये एरिया इसके अंदर में आते थे। एल्पस का टिरोल, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड के इलाके आते थे। इसके साथ साथ इसमें और क्या था, बोहेमिया भी था। आगे जो है बोहेमिया भी था। और इस एरिया में जो लोग थे, कौन से एरिया में, टिरोल, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, इस एरिया में जो लोग क्या बोलते थे, ये जर्मन बोलते थे। इसके साथ साथ ही यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेटिया एरिया के लोग इटालियन बोलते थे। इसी क्षेत्र के लोम्बार्डी और वेनेटिया लोग क्या बोलते थे, इटालियन लैंग्वेज बोलते थे।
तो ये 2 लैंग्वेज होगी अब तक यहाँ पर। एक तो कौन सी होगी, इटालियन होगी, दूसरी इस एरिया के लोग क्या बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं। आगे अगर आप जाओगे तो देखोगे नेक्स्ट में, देखिए हंगरी जो कंट्री है, उस कंट्री की आधी पॉपुलेशन के लोग मग्यार लैंग्वेज बोलते थे, हंगरी के मग्यार बोलते थे। बाकी जो बचे हुए लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने लोकल लैंग्वेज का यूज करते थे। इसके अलावा जो गैलिसिया जो एरिया था, गैलिसिया एरिया में जो अरिस्टोक्रेसी मतलब जो अपर जो लोग थे, जो हम बोल सकते हैं कि जो अपर क्लास या रिच जो लोग थे, वो पोलिश, जो पोलैंड का एरिया है ये, वो एक्चुअली उसके राइट साइड में पड़ता है, पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। अब ये यहाँ पर कह रहा है बिसाइड दीज 3 ग्रुप्स, बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट्स ग्रुप। अगर आप हिंदी की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर 3 नहीं लिखा, वहाँ सिंपल से लिखा बिसाइड दीज डोमिनेंट्स ग्रुप। अगर 3 को डिवाइडेशन करेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स कौन कौन से लेने हैं, वो इस टाइप से लेने हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा अल्पाइन रीजन का टेरोल, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, बोहेमिया, जर्मनी और ये इटालियन लैंग्वेज तक का, ये तो हो गया फर्स्ट जो सोशल ग्रुप था ये, कि एक तो इनका डोमिनेंट ग्रुप होगा ये। सेकंड डोमिनेंट ग्रुप आएगा यहाँ पर हंगरी में मग्यार लैंग्वेज बोलने वाले, और थर्ड जो डोमिनेंट आएगा गलेशिया में पोलिश बोलने वाले। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन आए विच आर द 3 डोमिनेंट ग्रुप इन द हब्सबर्ग एम्पायर, तो हब्सबर्ग एम्पायर में 3 पूछे तो आप ये 3 लिखते। अगर अदरवाइज आप इन 3 के अलावा जैसे इन दोनों को अलग अलग पॉइंट बनाते हो तो भी आंसर सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा। ठीक है कि आप इटालियन लैंग्वेज को, जर्मन लैंग्वेज को भी वहाँ पर पॉइंट बनाकर तो भी सही है। टोटल 4 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप्स इनको डिवाइड कर रखा है। अब ये कह रहा है कि इन 3 के अलावा ये जो टोटल हमने पढ़ा तक 4 लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, इनके अलावा वहाँ पर बहुत सारे बाउंड्रीज और बहुत सारे एम्पायर के लोगों को मिलाकर बनाया, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीजेंट्स थे, कि अलग अलग खेतियों में काम करने वाले लोग थे। अब इनमें क्या था कि जो खेती करने वाले, उत्तर में अगर आप देखो नॉर्थ में जो बोहेमियन जो एरिया था, बोहेमियन, स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण जो साउथ में अगर आप जाओगे तो क्रोएट, और ईस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो ट्रांसलिवेनिया में जो राउमन लोग, जो पॉपुलर लोग रहते थे, ये सारे क्या थे, ये पीजेंट्स थे, फार्मर थे। अब इतने सारे ग्रुप्स के लोगों को एक साथ अगर वो रखकर चल रहे थे तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जो उनकी यूनिटी थी उसको इंक्रीज करने वाला नहीं था, कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रीजन को बोलने से बिलोंग करने वाले लोग होने की वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं थी। मतलब लोगों में राजनीतिक रूप से उनके जो नेतृत्व जो था, जो लीडर्स थे, उनमें उन लोगों को यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उनकी कोई यूनानिमस नहीं थी, एक मत नहीं था, अलग अलग उनके विचार थे। अब इन सबको एक ग्रुप में कैसे रखा जा सकता है, इन सबको एक ग्रुप में रखने के लिए उन्होंने क्या किया, हब्सबर्ग का जो राजा था, हब्सबर्ग का जो वहाँ का जो रूलर था, उसके लिए ये लोग क्या रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, उसके अंडर में काम करेंगे, उसका सब कुछ कहना मानेंगे, एक तरह से उसके प्रति अपने निष्ठा रखेंगे। द ओनली बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज कॉमन एलियंस टू द एम्पायर, कि राजा के प्रति अपनी भक्ति दिखाना ही उनको सिर्फ एक तरह से एक साथ बांध कर सकता था। अगर उन लोगों की राजा में भक्ति नहीं है, राजा में उनका बिलीव नहीं है, उनकी आस्था नहीं है, तो यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटीज थी कि ये एरिया एक रह ही नहीं सकता था। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हब्सबर्ग एम्पायर से पूछ सकता है। आई थिंक सीबीएसई आपसे यहाँ इन एरिया से नहीं पूछेगी बोहेमिया में कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, गलेशिया में कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो पेपर काफ़ी टफ हो सकता है। अगर फिर भी आपको यहाँ से पढ़ना है तो मैं लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद एक हम टेबल बनाएंगे, किस एरिया में कौन लोग रहते थे, क्या लैंग्वेज बोलते, उस टेबल में 5 पॉइंट बन जाएंगे, वो याद रह जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी का मतलब अपर क्लास के, जो रिच क्लास के जो लोग थे उनके, और जो नया मिडिल क्लास जो डेवलप हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको पॉइंट दिया द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इस एरिया में यूरोप में सोशली और पॉलिटिकली जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप था वो अरिस्टोक्रेट ही थे। मतलब जो रिच क्लास के जो लोग थे, जिनको बर्थ के बेस पर कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे, वो लोग सोशली एंड पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे।
इसकी वजह क्या थी कि ये लोग क्या थे, यूरोप में चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर वो अरिस्टोक्रेट मतलब अपर हैं, रिच हैं, उनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, एक्चुअली ये मान सकते हैं वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन सब के कुछ सिमिलरिटीज थी उनमें, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो किसी रीजन को मानने वाले रीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज को यूज करता हो, चाहे किसी कल्चर को फॉलो करता हो, उनमें एक सिमिलरिटी क्या थी कि वो आपस में अपने मैरिजल जो जो रिलेशन थे वो रखते थे, भाई शादी एक दूसरे के यहाँ कर देते थे। दूसरा उनमें क्या सिमिलरिटी थी, ये जब आपस में जब बातचीत करते थे ये लोग, अपर क्लास के लोग, तो आपस में बातचीत करते हैं ये लोग क्या करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। इसके अलावा इन सब की जो बिल्डिंग्स वगैरह जो थी, एक्चुअली ये बोल सकते हैं महल, वो सबके एक जैसे थे, सबके पास बड़े बड़े मकान थे, ऐसे बोल सकते हैं हम फोर्ट टाइप की जगह पर रहते थे, हवेलियाँ वगैरह थी। और इसकी तो इन सब की वजह से इनमें एक यूनिफॉर्मलिटी सी थी इन लोगों में, कि ये इनको पता था कि अगर ये मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास के लोग एक हो गए तो तुम सबको प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी रीजन किसी कंट्री का रहने वाला हो, इसलिए ये आपस में मिलजुल कर रहते थे। और जो नॉर्मल पब्लिक जो थी उसको एक दूसरे के अगेंस्ट ये भड़का के रखते थे, ये एक दूसरे के अगेंस्ट रखते थे। ये लोग नंबर ऑफ पॉपुलेशन में काफ़ी कम थे, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप था, और कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, कि एक दूसरे के यहाँ शादियां करके कनेक्टेड रहते थे, पॉपुलेशन इनकी कम थी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ इन एरियाज में मैक्सिमम लोग उस टाइम पर फार्मर्स थे, मतलब खेती करते थे। वेस्टर्न में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो लैंड जो थी वो उन्होंने रेंट पर दी हुई थी, या स्मॉल फार्मर्स जो थे उसके ओनर्स जो थे, टेंट्स बोला हुआ है कि जो स्मॉल फार्मर तो किराए पर। जबकि ईस्ट साइड में अगर आप देखोगे या अगर आप ईस्ट में देखोगे या इसके सेंट्रल यूरोप में आप देखोगे, तो वहाँ पर जो फार्मर्स थे वो क्या थे, उनके पास लार्ज स्केल पर लैंड्स थी, और वो उस लार्ज स्केल की लैंड पर वो लोग या तो फार्मर्स को परचेज कर लेते थे, मतलब एक तरह स्लेवरी के बेस पे कराते थे, या वो अपनी जागीर दे देते कि भाई ये मेरी खेती, मैं आपसे इतना पैसा लूँगा, आप इस पर करते रहिए। इस टाइप का उनका सिस्टम था इन अरिस्टोक्रेट लोगों का। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वेस्टर्न साइड में जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ या ट्रेड बढ़ गया, एक दूसरे का इनके रीजन के बीच जब बिजनेस होने लग गया, व्यापार होने लग गया, तो क्या हुआ कि अलग नए टाइप के कॉमर्शियल क्लास डेवलप हो गए। यहाँ पर नए नए कॉमर्शियल क्लास डेवलप होने की वजह से अब उनमें क्लैश स्टार्ट हो गया। पहले सिर्फ रिच कौन थे, ये जो एरिस्टोक्रेट लोग थे ये रिच थे। बिजनेस और इंडस्ट्रीज वगैरह के डेवलपमेंट की वजह से नए लोग जो बिजनेस करते थे, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रखा था इंडस्ट्री थी, वो भी अब रिच हो गए थे और उनके पास भी बहुत सारी पावर आने लग गई थी। अब इससे नए नए सोशल ग्रुप बन गए। जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे उनका अलग ग्रुप बन गया, फैक्ट्री ओनर्स का अलग ग्रुप बन गया, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते थे उनका एक अलग ग्रुप बन गया। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन दिस रीजन। और ये एक्चुअली फ्रांस और जर्मनी के एरिया में उस टाइम पर मेनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता, तो फ्रांस और जर्मनी में इस टाइप के बहुत सारे ग्रुप बन गए थे। जो कुछ तो कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो फैक्ट्री वर्कर्स को हो गया, लेबर क्लास के लोगों को हो गया। उस इंडस्ट्री में भी जो ऑफिसर लोग थे उनका अलग ग्रुप हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों का अलग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वालों का अलग हो गया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वालों का अलग हो गया, इंडस्ट्री के ओनर्स का अलग ग्रुप हो गया। तो बहुत सारे नए नए सोशल ग्रुप्स वहाँ पर बन गए थे। अब इन सोशल ग्रुप्स की क्या वजह से क्या हुआ कि लोग एजुकेटेड भी हो रहे थे। तो जो एजुकेटेड लोग जो थे उनके माइंड में विचार आया कि जो स्पेशल प्रिविलेज मिले बर्थ के बेस पर, इनको अब खत्म किया जाना चाहिए। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, हम या इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब हम जाके इनके बराबर नहीं आ पा रहे। इन लोगों को बर्थ के बेस पर इतने सारे प्रिविलेज मिले हुए हैं कि टैक्स वगैरह की वजह से ये कुछ नहीं करते और एंजॉय कर रहे हैं। तो इनमें जनरली ये जो नया जो मिडिल क्लास बना था इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बिजनेस की वजह से ये, और एजुकेटेड जो लोग थे, इन लोगों में इस टाइप का एक फीलिंग आई कि हम इन सबको ख़त्म करना चाहिए जो प्रिविलेज मिले हुए हैं, और एक नया सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए। और इन्हीं लोगों ने वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की लोगों में कि हमें इनके अंडर में कि हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए। लिबरल लोग आ गए, उन्होंने कहा कि भाई अब हम सबको एक हो जाना चाहिए हमारे कल्चर के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अब इसका मीनिंग उदारवादी राष्ट्रवाद की मायने क्या है, लिबरल नेशनलिज्म के मतलब क्या है। ये यहाँ पर दो वर्ड पढ़े, एक तो लिबरल होगा और एक यहाँ पर जो वर्ड पढ़ेंगे हम वो रूढ़िवाद से लेकर होगा, मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग।
ये कह रहा है कि नेशनलिज्म का जो आइडिया था यूनिटी का 19th सेंचुरी में यूरोप में, वो लिबरलिज्म से स्टार्ट हो। लिबरलिज्म का मतलब था कि उदार, लिबरल, एकदम लिबरल, कि भाई हाँ ठीक है, कोई बहुत रिजिड वाले रूल में बिलीव नहीं करने वाले, हाँ ठीक है जैसा भी चलता है उसमें बिलीव कर लेंगे ये लोग। लिबरलिज्म का जो मतलब है, ये लैटिन वर्ड है, लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है लिबर्टी। लैटिन वर्ड लिबर से बना है, जिसका मीनिंग है लिबर्टी। मिडिल क्लास में लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। आपसे 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर मिडिल क्लास? तो मिडिल क्लास लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर बिफोर द लॉ। ये आप लिख लें। पॉलिटिकली इट्स एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट। पॉलिटिकली इसका मीनिंग ये है कि ये ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो पब्लिक के द्वारा, और जो मतलब कंसेंट का की मीनिंग कि वो किसी भी एक का फेवर ना करे, वो फ्री रहे। जो कंसेंट का मतलब आपसी सहमति, एग्रीमेंट से जो गवर्नमेंट बनी हो, उसमें बिलीव करते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लिबरलिज्म के, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब से हुआ था तब से लिबरलिज्म का स्टार्टिंग हो गया था कि ये जो प्रिविलेज जो मिले हुए थे उनके अगेंस्ट थे ये लोग। कॉन्स्टिट्यूशन को चाहने वाले लोग थे, गवर्नमेंट चाहते थे जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव हो, जो लोगों को इलेक्ट की हुई हो। और 19th सेंचुरी में आते आते क्या हुआ? लिबरलिज्म जो था, ये जो निजी संपत्ति, मतलब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी, उसकी इम्पोर्टेंस पर ये काफ़ी फोकस करते थे कि वो तो कंपल्सरी होनी चाहिए सबकी अपनी। पहले क्या था कि राजाओं के टाइम पर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, राजा को जरूरत हुई आपकी प्रॉपर्टी को छीन लिया। तो इन लोगों, ये जो लोग थे मिडिल क्लास, लिबरल का मीनिंग क्या था कि अपनी खुद की ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी को वो उनका राइट्स होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के समक्ष सब बराबर हो। उसके बाद सफरेज, सफरेज का मीनिंग है राइट टू वोट था ना, कि भाई सबको 18, जैसे इंडिया में सफरेज वोटिंग है कि 18 साल से ऊपर के सबको वोटिंग मिला हुआ है। आप पढ़िए फ्रांस में क्या हुआ था कि जब 1789 के रिवोल्यूशन के बाद जब वहाँ पर गवर्नमेंट बनी थी, तो वहाँ पर सबको इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिला था। वहाँ पर वोटिंग राइट उन्हीं को मिला जो 3 दिन की वेजेज के बराबर टैक्स पे करते थे, और मेल थे सिर्फ एडल्ट मेल, वो भी 3 दिन का, कम से कम 3 दिन की वेजेज के इक्वल वो टैक्स पे देते थे। वहाँ फीमेल को वोटिंग का राइट नहीं था, पुअर लोगों को वोटिंग का राइट नहीं था। हाँ, बाद में जैकोबिन का जब टाइम आया था, थोड़े दिन के लिए वहाँ पर एडल्ट बेस पर वोटिंग मिली, तो वो भी सिर्फ मेल को, फीमेल को तब भी नहीं दी थी। और जब नेपोलियन आया, तो नेपोलियन ने, हमने पढ़ा था 1804 का सिविल कोड, नेपोलियन कोड जिसको बोलते हैं, उसमें उसने क्या किया कि वेमन और जो भी फीमेल थी उस टाइम पर, चाहे वो डॉटर हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे मदर हो, उनको उसने क्या मान लिया? अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड, कि वो अपने फादर और हस्बैंड के अंडर में रहेंगे। उनको माइनर माना गया, तो उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। तो ये था कि सब, ये लिबरलिज्म का ये मतलब था। इनका मतलब ये था कि वोटिंग राइट है तो सबको दे दो, वो भी ऐसा है कुछ चाहते सबको तो नहीं मिलनी चाहिए। अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, और जो 20th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग था, 19th के एंडिंग में, लेडीजों ने, जो ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो टैक्स पे नहीं करते, उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें भी वोटिंग राइट्स दिए जाएं, और उनकी ये डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसका इकोनॉमिक के वे में क्या, हमने पढ़ा पॉलिटिकल वे में, सोशल वे में। सो पॉलिटिकल सोशल वे में क्या मीनिंग था कि सफरेज, सबको इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, सरकार ऐसी जो सबके द्वारा चुनी हुई हो, और सबको इक्वलिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए। इकोनॉमिक वे में इसका मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक वे में क्या है कि मार्केट में जो भी चीज़ें आ रही हैं, मार्केट में जो भी बिजनेस हो रहा है, उसमें फ्रीडम होनी चाहिए, और उसमें जो लोग एक जगह से दूसरी, कैपिटल का जो वो लोग मूवमेंट करते थे, कैपिटल में सब कुछ आ गया, चाहे वो उनका पैसा हो, चाहे वो उनका रॉ मेटेरियल हो, चाहे उनके प्रोडक्ट हो, उन पर बहुत सारी बाउंडेशन लगी हुई थी। उस बाउंडेशन को खत्म किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, ऐसा वो लोग इकोनॉमी के रिगार्डिंग चाहते थे, लिबरलिज्म वाले लोग जो लिबरलिज्म को फॉलो करते थे। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास जो थी, ये धीरे धीरे अपग्रेड हो रही थी। अगर आप जर्मनी का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम, तो नेपोलियन ने जो भी वहाँ पर चेंजेस किए थे, उनसे लोगों को बेनिफिट तो हुआ था। नेपोलियन ने क्या किया था कि उस टाइम पर करीब 39 जो एरियाज थे, 39 एरियाज को उसने मिलाकर एक अपना एक टेरिटरी बनाई थी। 39 छोटे छोटे राज्यों के, स्टेटों को मिलाकर उसने अपना एक बड़ा ग्रुप बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बड़ा ग्रुप बनाया था।
और ये जो अलग अलग जो 39 जो एरियाज थे, इनकी सबकी अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग इनका वेट एंड मेजरमेंट था। करेंसी भी अलग, वेट का सिस्टम भी अलग और मेजरमेंट भी अलग। तो अब इसमें एग्जाम्पल, अगर आप 1833 में हम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग जाओगे तो आपको वहाँ पर 11 तरह के टैक्स देने पड़ते थे, कस्टम बैरियर्स। और एक टैक्स पर, एक टोल पर आपको, आप जो भी प्रोडक्ट लेकर जाओ उसका 5% देना पड़ेगा। सपोज दैट आप लेकर जा रहे हो आइसक्रीम, तो आप आइसक्रीम लेकर चले 100, फर्स्ट पर गए आपको 5 आइसक्रीम दे देनी है, 100 में से बची 95। सेकंड पर गए फिर 5 दे दी, थर्ड पर गए फिर 5 दे दी, ऐसे 11 जगह आपको 5% आपका टैक्स देना था। आखिरी में आपके पास 50 के, मतलब 50% के आसपास तो आपने टैक्स के रूप में पे कर दी। तो बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम आती। दूसरा, इसका तरीका अलग अलग था। हो सकता है वो आप घी लेकर चले 10 किलो, आज जैसे आगे वहाँ पर वेट का तरीका अलग है, वहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से नापते थे। यहाँ पर एक एग्जांपल भी अगर आप देखेंगे कि जो वहाँ पर वेटिंग का जो सिस्टम था या जो मेजरमेंट का जो सिस्टम था, हर जगह अलग अलग था। जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने कि जिस कपड़ा वगैरह का जो उन्होंने जो मेजरमेंट दिया था उसका नाम था एल, और इसकी जो लेंथ थी या लंबाई थी वो अलग अलग जगह बदलती रहती थी। अगर आपने फ्रैंकफर्ट में कपड़ा खरीदा 1 मीटर, कोई भी एक एल उसने बोला हुआ है वहाँ पर, एक एल कपड़ा खरीदा तो उसका उस टाइम पर फ्रैंकफर्ट में उसकी जो साइज होगी वो 54.7 सेंटीमीटर होगी, मेंज में 55 होगी, न्यूरेमबर्ग में 65 होगी। मतलब कपड़ा सेम है, फेबर्ग में 53 होगी, लेकिन हर जगह उसकी अलग अलग साइज होगी क्योंकि वहाँ पर मेजरमेंट के तरीके अलग अलग थे। तो बिजनेसमैन को इतनी सारी प्रॉब्लम आती थी। एक कंट्री, एक छोटी जगह पर घूमने के लिए अलग अलग तरीके से आपको बताना पड़ता था। भैया अगर आपने एक ही मैच खरीदा, एक एल खरीदा, तो इस जगह पर जाओगे फ्रैंकफर्ट में तो बोलोगे मेरे पास 54 है, मेंज में जाओगे तो बोलोगे 55 है, न्यूरेमबर्ग में जाओगे तो 65 बताना पड़ेगा, और फेबर्ग में 53 बताना पड़ेगा। तो फ्राइबर्ग से अगर फ्रैंकफर्ट तक देखेंगे तो अलग अलग उसका मेजरमेंट के तरीके थे। अब इस टाइप की जो कंडीशंस थी, इनमें बिजनेस करना और ट्रेडिंग करना बड़ा ही टिपिकल काम था कि कॉमर्शियल क्लास लोगों को सामने बहुत सारे, वो चाहते थे कि एक यूनिफिकेशन, यूनिवर्सली होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए सब कुछ, ये डिफरेंट टाइप के रूल्स रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। तो इन लोगों ने इस डिमांड पर 1834 में जोलाइन उन्होंने ग्रुप बनाया जो पर्शिया में था, ठीक है। और ये ग्रुप क्या था, इस ग्रुप का काम यही था, कस्टम्स यूनियन थी कि जो कस्टम जो पेड करने वाले लोग थे उन्होंने अपनी यूनियन बना ली और उसको नाम क्या दिया, जोल्वेराइन। नाम क्या था उसका, जोल्वेराइन। अगर आए 1 मार्क्स में व्हाट वाज द जोल्वेराइन, तो जोल्वेराइन वाज ए कस्टम यूनियन। कस्टम जो लोग टैक्स वगैरह पे करते थे उनकी एक ये यूनियन थी। और इसमें मैक्सिमम जर्मन के जो स्टेट थे वो शामिल हो गए थे। इन्होंने क्या किया था, जो डिफरेंट टाइप के जो टैक्स बैरियर लगा रखे थे ना, जैसे जो 11 हमने पढ़े थे कि न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग जाएंगे तो 11 तो टैक्स थे। तो इस जो जोलोन के जो मेंबर बन गए थे स्टेट, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के जो टैक्स जो थे वो हटा दिए थे, रिमूव कर दिए थे। और सभी ने क्या कर दिया, अपनी जो करेंसी थी, करेंसियाँ भी उन्होंने कम कर दी। पहले इन एरियाज में 30 से ज़्यादा करेंसी चलती थी, अब वो 30, अब उन्होंने 2 कर दी थी सिर्फ। पहले 30 ज़्यादा करेंसी थी, मतलब एक 100 रुपये है तो उसको कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं उसको दिनार बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, उसको 2 में डिवाइड कर, सिर्फ 2 ही रखी थी। इसके अलावा उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर, जिसकी वजह से इन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हुआ और इनके जो इकोनॉमिकल बेनिफिट तो बढ़ने लगे। नेक्स्ट आता है 1835 के बाद, आफ्टर न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में क्या हुआ था, 1815 में एक वॉर हुआ था वाटरलू का, जिसमें नेपोलियन हार गया था। वाटरलू आज जो बेल्जियम हमने पढ़ा ना सिविक्स में, एक पॉलिटिकल साइंस में, बेल्जियम, तो उस बेल्जियम की ब्रुसेल्स कैपिटल है, ब्रुसेल्स से 15-20 किलोमीटर साइड में है, उसकी जगह का नाम वाटरलू। वहाँ पर वॉर हुआ था। तो एक साइड तो 7 जो राजा थे या 7 जो स्टेट्स थे उनकी कंबाइंड आर्मी थी और सेना थी, दूसरी साइड नेपोलियन की सेना थी। नेपोलियन की सेना इसमें हार गई थी। हारने की वजह से क्या हुआ था, नेपोलियन का बहुत सारा जो एरिया था वो इससे छिन गया था। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद वहाँ पर जो सरकारें थी उनमें लिबरलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो इंक्रीज हो गई कि भाई हम लिबरल बनेंगे, कंजर्वेटिज्म इम्प्रूवमेंट, एक तरह से ये
वो लोग कंजर्वेटिज्म को मानते थे। अब कंजर्वेटिव और लिबरलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है कि जो भी पहले जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे, चाहे चर्च हो, चाहे वो राजा का सिस्टम हो, रॉयल्टी थी, या जो सोशल बेस पर जो उनमें जो डिफरेंस कर रखे थे अपर लोअर का, या जिस भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन थे, चर्च के बेस पर, मोनार्की के बेस पर, हायरकी के बेस पर, प्रॉपर्टी के बेस पर, वो इनको कंपलसरी मानते थे, वो इनको जरूरी मानते थे। कंजर्वेटिव क्या सोचते थे? कंजर्वेटिव का सोचना था कि जो क्रांति, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उस रिवॉल्यूशन के पहले के दौर में कंप्लीटली नहीं जाना चाहते थे, बट उसमें जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो उनको बेनिफिट मिले हुए थे, वो तो रहना ही चाहिए। एक्चुअली वो क्या मानते थे, कुछ चेंज जो हुए हैं ये तो बने रहे, बट जो सोशल बेस पर जो चेंजेस हुए हैं ना, कि चर्च का जो वैल्यू था वो कम हो गया था, सोशल बेस पर डिस्क्रिमिनेशन जो पहले हो रखे थे, चेंज जो था हायर के बेस पर, अपर लोअर या बर्थ के बेस पर जो प्रिविलेज थे वो खत्म, ये सारे के सारे वापस चाहते थे। इकोनॉमिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंज हुए थे वो चाहते थे कि ऐसे कैसे बने रहे। अब उन्होंने नेपोलियन के जो चेंज हुए थे, इनसे ये तो क्लियर होगा कि नेपोलियन ने जो चेंज किए थे, इनको चेंज करने के लिए अगर उन सारे रूल्स को फॉलो करवाना है तो मोनार्की बहुत जरूरी है। अगर लोगों को आपने बहुत सारे राइट्स दे दिए तो वो रूल्स को फॉलो कम करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? आर्मी चाहिए। और आर्मी में क्या चाहिए? मॉडर्न आर्मी एंड efficient bureaucracy, dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom could strengthen to autocratic monarchy of Europe। ये कह रहा था कि जो सामंतवाद, सामंतवाद का मीनिंग क्या है कि लोग जैसे पहले राजशाही का जो सिस्टम था ना, कि भाई बर्थ के बेस पर जो प्रिविलेज मिले हुए थे वो सारे सिस्टम। भूदास्तु, भूदास्तु का मीनिंग क्या है? ये कि लोगों को खरीद लिया जाता था और अपने खेती कराई जाती थी। एक तरह से ये बोल सकते हैं भूदास्तु का मीनिंग ये हुआ कि किसी को अपने घर पे खरीद लिया, एज ए लेबर, फोर्स लेबर करवाएं, उससे एक बार पैसे दे दे फिर उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, स्लेव के रूप में, दास के रूप में। ये चाहते थे कि ऐसा कुछ सिस्टम बना रहना चाहिए। 1815 में क्या हुआ? ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो इन्होंने एक मीटिंग रखी वियना में। कहाँ पर? वियना में, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना भी बोलते हैं, वियना की संधि बोलते हैं। और इस जो मीटिंग थी, इस मीटिंग का जो हेड था या मीटिंग जो होस्टेड की थी, वो उस टाइम पर ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक ने ये मीटिंग बुलाई थी। किसने? हो सकता है 1 मार्क्स में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 1815 का ट्रीटी किन किन के बीच हुआ था, और इस ट्रीटी को होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, किसने इसको होस्ट किया था। इसमें क्या करना था? इसमें यह करना था जो भी नेपोलियन ने चेंज किए थे उन सबको बदलना था। कि नेपोलियन ने वॉर के द्वारा जो चेंज किए थे, जिन एरियाज को अपने अंडर में लिया था, उन सारे रूल्स को बदलना था। या इसके और इसमें क्या चेंज किया गया कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती 1789 में, उस टाइम पर ब्रूवो जो डायनेस्टी थी, उसके राजा लुई 16 को मार दिया गया था। तो इन्होंने ये जो मीटिंग करके, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि फ्रांस में वापस से ब्रूवो डायनेस्टी के राजा को गद्दी देनी है, मतलब उसी को राजा बनाना है। ब्रूवो डायनेस्टी को उन्होंने फिर से रिस्टोर कर दी उनकी पावर। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है 3 मार्क्स का, व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेज या इंप्रूवमेंट वर इंट्रोड्यूस बाय द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की ट्रीटी के द्वारा क्या क्या चेंज किए गए? तो वियना के ट्रीटी के द्वारा जो चेंज किए गए थे, उसमें पहला चेंज क्या था? अनडूइंग द मोस्ट चेंज दैट कम टू द, पहला पॉइंट तो ये हो गया, अनडूइंग द मोस्ट चेंज दैट हैड कम अबाउट द यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका? द ब्रूवो डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? द लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड अनेक्सेड अंडर द नेपोलियन, कि नेपोलियन ने जिन जिन टेरिटरीज को लिया था उनको वापस देना था। इसके अलावा सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप टू बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, कि फ्रांस की बाउंड्री को रोकने के लिए बहुत सारे काम, जैसे कि भविष्य में, फ्यूचर में फ्रांस अपनी टेरिटरी को बढ़ाया ना सके, फ्रांस की बाउंड्री पर नए नए स्टेट डेवलप कर दिए थे उन्होंने, इंक्रीज
कर दिए जिससे कि फ्रांस बढ़ ना सके। जैसे उसके नॉर्थ में नीदरलैंड बना दिया था उन्होंने, बेल्जियम शामिल था पहले उसमें। साउथ में पिडामेंट में जेनोवा जोड़ दिया था। प्रसा में उसको जो वेस्टर्न जो बाउंड्रीज थी उसके इंपॉर्टेंट एरिया दे दिए थे। ऑस्ट्रिया को उसका नॉर्थ इटली का एरिया दे दिया गया था। लेकिन इन्होंने भी जो नेपोलियन ने 39 स्टेट को मिलाकर जो एक फेडरेशन बनाया था, एक बड़ा ग्रुप बनाया था, उसको इन्होंने कुछ नहीं किया, उसको वैसे के वैसे रखा। क्योंकि 39 ग्रुप में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नेपोलियन ने उनके एक साथ करके बहुत सारे उनकी प्रॉब्लम को कम कर दिया था। रूस को पोलैंड का एक एरिया दिया गया था, यहाँ पर आएगा रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड। तो ये सारे ट्रीटी ऑफ इसमें वियना में किया गया था। रशिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। सैक्सोनी एक एरिया था जिसका एरिया जो किसको दिया गया, सैक्सोनी का एक एरिया, सैक्सोनी का एक एरिया दिया गया था पर्शिया को। और इसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट ये डिसीजन लेगा कि जिन एरियाज को या जिन डायनेस्टीज को, जिन राजाओं को नेपोलियन ने हटा दिया था, उनको फिर से उनकी जो टेरिटरी थी वो वापस देनी थी। और इसके साथ साथ यूरोप में कंजर्वेटिव जो सिस्टम था उसको लागू करना था। तो ये 5-6 पॉइंट हो गए। यहाँ से 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। ट्रीटी ऑफ वियना से आपके 6-7 पॉइंट बन जाएंगे। अब 1835 में ये जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाई ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब इनको पब्लिक की कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, सिटीजन को ज़्यादा चिंता नहीं थी, इनको सिर्फ अपर क्लास और अरिस्टोक्रेसीज वगैरह को ज़्यादा फॉलो करना था। ये लोग क्या था कि इनको अगर इनके सामने कोई क्रिटिसाइज कर रहा था तो उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, इनको सहन नहीं होता था। और उन्होंने उन सारी एक्टिविटीज़ को डिसमिस किया या डिसोल्व किया या कम किया जो इनके क्रिटिसाइज करते थे, यानी कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो थे। इन पर सेंसरशिप लगाई गई और न्यूज़पेपर्स, बुक्स और ये जो सॉन्ग वगैरह जो गाते थे लोग, उन जो लिबर्टी और फ्रीडम को चाहते थे, लिबर्टी और फ्रीडम का स्प्रेड करना चाहते थे, उन सबको वहाँ पर उन्होंने देशद्रोह डिक्लेयर कर दिया और उन पर बहुत सारी बाउंडेशन लगाकर उनको बंद कर दिया गया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरीज वगैरह थी उन सबको उन्होंने ख़त्म करने के लिए वो सारे काम किए जो वो कर सकते थे। लोगों को ये याद नहीं है कि रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी वो सब धीरे धीरे ख़त्म नहीं हुई थी और लोग अलग अलग वे में इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और सबसे मेन जो उनका मुद्दा था वो था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, अभिव्यक्ति की, प्रेस की आज़ादी। इसका नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज। इसमें आएगा कि जो क्रांतिकारी थे उनका है कि उन्होंने क्या क्या किया। एटीन 1815 में बहुत सारे जो रिवॉल्यूशन थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट बदल चुकी थी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी लिबरलिज्म की जगह, और वो वहाँ पर कंप्लीटली रूढ़िवादी चाहते थे, ऑर्थोडॉक्स चाहते थे। इस वजह से मैक्सिमम लोग वहाँ पर अंडरग्राउंड हो गए थे। मैक्सिमम जो बहुत सारे एरियाज जो थे वहाँ पर लोग सीक्रेटली इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे रिवॉल्यूशन की, कि कैसे अपने आइडियाज को स्प्रेड किया जाए। उन्होंने अपनी बहुत सारी नई नई कमेटियाँ बनाई। उस टाइम पर रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब क्या था कि किंगशिप सिस्टम के अगेंस्ट, मोनार्कियल फॉर्म के अगेंस्ट जो बोलेगा उसको उस टाइम पर क्या माना जाता था, रिवॉल्यूशनरी माना जाता था, क्रांतिकारी माना जाता था। कि उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वियना में जो सारे रूल बनाए थे, उन रूलों को जो आदमी है उनके अगेंस्ट जाएगा उसको क्रांतिकारी या रिवॉल्यूशनरीज माना जाता था। कि जिसने भी ट्रीटी ऑफ वियना के जो रूल्स रेगुलेशंस थे या उस टाइम पर जो इम्प्लीमेंट किए गए थे उनको जो क्रिटिसाइज करेगा उसको रिवॉल्यूशनरी माना जाएगा, उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ये मैक्सिमम लोग क्या सोचते थे कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम अगर चाहिए तो संघर्ष, स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट नेम आता जो 3 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा, गुसेपे मैजिनी। ठीक है, इटली का था गुसेपे मैजिनी। उसका जो बर्थ हुआ था 1807 में जेनेवा में हुआ था, और उसने कार्बोनारी नाम का एक ग्रुप था, उस ग्रुप का मेंबर था वो। किसका? कार्बोनारी नामक ग्रुप था एक, उसका वो मेंबर था। उसने अपने यूथ टाइम में, जब वो 24 ईयर्स का था, तो लिगुरिया में रिवॉल्यूशन उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था।
जिसकी वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया था, एक्साइल कर दिया गया था। आफ्टर दैट उसने दो और ऐसे अंडरग्राउंड या जो हिडन ग्रुप बनाए। इसके बाद उसने अंडरग्राउंड सोसाइटीज, पहला था यंग इटली, पहला उसने बनाया मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बनाया यंग यूरोप बर्न में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है विच आर द टू अंडरग्राउंड ग्रुप्स वर मे इंट्रोड्यूस बाय या फाउंडेड बाय गुसेपे मैजिनी। तो कौन कौन से ग्रुप बनाए थे गुसेपे मैजिनी ने? यंग इटली और यंग यूरोप। अब इनके जो ग्रुप मेंबर थे यंग इटली और यंग यूरोप के, वो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन में ऐसे लोग जिनके एक जैसे आइडियाज थे। जैसे आइडियाज कौन से? कि ट्रीटी ऑफ वियना को क्रिटिसाइज करने वाले, ट्रीटी ऑफ वियना को न मानने वाले जो लोग थे वो इनके मेंबर बन गए थे यंग इटली और यंग यूरोप के। और गुसेपे मैजिनी का विश्वास, जो उसका जो विश्वास था वो क्या था कि जो गॉड है, गॉड के लिए जो गॉड की जो मेन जो क्रिएशन है वो क्या है कि जो गवर्नमेंट जो बनी हुई ना, नेचुरल गवर्नमेंट, ये ही गॉड की मर्जी। वो ऐसे लोगों में एक्चुअली क्या है कि जब लोगों को आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करना हो ना, तो भगवान वगैरह से जोड़ दो, अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाते। पहले से चला रहा, आज भी यही चल रहा है। गॉड हैड द इनिशिएटेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो उसने ऐसे लोगों को भगवान भगवान के नाम पे थोड़ा सा करके ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। उसका मानना क्या था कि पूरे एरिया को जोड़कर नए बड़े ग्रुप बनाए जाएं जिनमें कि लोगों में इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो। और उसने जो इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था ना, यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ द इटलियन लिबर्टी, कि जो इटली की जो लिबर्टी उसमें वहाँ को यूनिफिकेशन का सपना उसी ने देखा था। फिर इसका ये जो सपना था यूनिफिकेशन का, ये धीरे धीरे फैलते हुआ जर्मनी पहुंच गया। लोगों ने इसके मॉडल पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में बहुत सारे अंडरग्राउंड ग्रुप बनाए गए इसके मॉडल को देखते हुए। और गुसेपे मैजिनी था, ये अपोज करता था मोनार्की का, मतलब राजतंत्र, राजाओं का जो सिस्टम था उसका ये अपोज करता था। और ये ज़्यादा फेवर में था कि लोगों को दिया जाए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, मतलब लोगों को ज़्यादा आज़ादी दी जाए, वोटिंग के थ्रू गवर्नमेंट बनाने के ये फेवर में था। मैटरनिक इसको क्या बोलता था? मैटरनिक ने इसको द मोस्ट डेंजरियस एनिमी ओवर सोशल ऑर्डर कहा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसको लिख लेना कि हु कॉल्ड द मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर टू गुसेपे मैजिनी। तो नाम आएगा मैटरनिक। मैटरनिक कौन था? ड्यूक मैटरनिक, जिसने ट्रीटी ऑफ वियना की जो मीटिंग थी उसको होस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिवोल्यूशनरी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। कोई भी कैसा भी आपको डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।